आगे बढ़ते हैं और अब एक चीज़ जो कि मार्केट में अब देखिए जो रिजल्ट्स का सीज़न शुरू हुआ है उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आगे आने वाले एक्सीडेंट्स कितने बड़े हो सकते हैं उस पर मार्केट थोड़ा सा फोकस करेगा। एक बार सोमवार और मंगलवार जो मेन नतीजे आने वाले हैं उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं, उनके कुछ एस्टिमेट्स जो भी हमें ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से मिले वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं, सोमवार मंगल को जो नतीजे आ रहे हैं और उनके अनुमान देख लेते हैं एक बार। तो HCL टेक के नतीजे आ रहे हैं 14 जुलाई यानी कि सोमवार को। इसके नतीजों से खास उम्मीदें नहीं हैं। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा टेक, रैलिस और अदानी विल्मार, इन चारों पर हमें एस्टीमेट्स नहीं मिले ब्रोकरेज हाउसेस के, लेकिन इनके नतीजे हैं, इन पर विस्तार से बात करेंगे कि टेक्निकल लेवल किस तरह से हैं। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इन तीनों के भी नतीजे हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। प्रशांत सर, HCL टेक का इसके नतीजे आएंगे मंडे को, क्या लग रहा है आपको? अभी आज अब खरीदारी का समय है या अभी यहाँ से भी कॉशियस ही रहना है? देखो, जिस तरीके से टीसीएस के जो कॉशियस और म्यूटेड गाइडेंस और अपडेट थे, मुझे लगता है कि होल एज ए सेक्टर एचसीएल टेक में भी थोड़ा सा प्रेशर ही रहेगा। बट ऑलरेडी ये प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है मुझे लगता है। बट अगेन रिजल्ट विल बी वेट एंड वॉच। अगर थोड़ा भी मार्जिन वाइज अगर नेगेटिव आउटलुक आता है तो मुझे लगता है कि और स्टॉक डाउन जा सकता है अनदर 5% फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो ओवरऑल वेट एंड वॉच फॉर जो 4-5 बड़े आईटी कंपनीज के रिजल्ट आने तक आईटी में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का, यहाँ पर प्रशांत सर, अंशुल भाई तो काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, लेकिन आपका व्यू सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी तो लॉस में ही रहती है और अभी भी कोई ये क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन इनकी जो कुछ वो बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री शुरू होने वाली थी उस पर कुछ अपडेट, या आपको लगता है कि उसके वो अगर ओपन हो जाएगी तो कुछ इसके फॉर्च्यून्स में चेंज होगा? क्या लग रहा है सर ओला पर, आपकी राय? ऑब्वियसली अगर बैटरी का सेगमेंट अगर चालू होता है तो थोड़ा सा फॉर्च्यून चेंज हो जाते हैं, थोड़े से पीएनएल अकाउंट बेटर बन जाती है। बट अगेन प्रॉब्लम दो है इसके अंदर। एक तो सेल्स प्रॉब्लम है, सेकंड इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम। मतलब इन्वेस्टर्स भी कमा नहीं रहे हैं और सेल्स गाड़ियां कोई ले भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एथर लिस्टिंग होने के बाद जो ट्रबल बढ़ी है, बिकॉज एथर एज ए कंपनी हैज ए बेटर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। मैंने दोनों कंपनी को स्टडी किया है, दोनों के प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं, बट एथर लुक्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली दोनों के बुक्स लॉस में है, बट अगर प्रोडक्ट वाइज अगर किसी को बोलते हो तो एथर प्रोडक्ट इज ए ग्रेट प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। बट अगेन ट्रेडिशनल कंपनी जैसे बजाज हो, टीवीएस हो और हीरो होंडा हो, अगर उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल वे में जो ईवी को बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है कि वो बड़ा टक्कर है। तो ओवरऑल ओला एज ए कंपनी आई एम वेरी मच नेगेटिव स्टिल। और अग्रवाल जी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के टाइम पे कुछ ना कुछ तो हेडलाइन बनाने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, जहाँ पे प्राइस में शायद 4-5 रुपए का मोमेंटम आ जाए, बट अगेन वो सस्टेन नहीं करेगा। सो स्ट्रेटेजीज चेंज करना चाहिए। अब देखो लास्ट 6 महीने में बहुत लोगों को मैनेजमेंट की लेवल्स को निकाल दिया गया, बिकॉज they could not perform well in terms of their financials as well as on the sales projections। तो ओवरऑल ट्रबल अभी भी है, हर्डल्स अभी भी है। फ्रेश पोजीशंस में किसी को अभी टाइम बिंग तो लेने के लिए नहीं बोलूंगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये डाउनसाइड कहां तक जाता है। मे बी 25-30 कैन बी ए लेवल वेयर ए रिस्की इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑफ एडिंग ओला। अंशुल जी, टाटा टेक के बारे में तो आप ही बताइए सर। इसके रिजल्ट आ रहे हैं 14 जुलाई को, यानी कि मंडे को, और देखिए आज इंटरेस्टिंग चीज़ ये, आईटी निफ्टी 600 पॉइंट नीचे है और पूरे मार्केट को उसने ही धराशायी किया हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी सब गिरे हुए हैं, लेकिन टाटा टेक ग्रीन में है। ये मतलब इसकी खासियत रही है कि जब भी आईटी गिरता है ये अपना अलग मोड में चलता है, और जबकि आज टाटा के 2 आईटी के बड़े कम शेयर गिरे हुए हैं, टीसीएस भी, टाटा एलेक्साई भी, लेकिन तीसरा आईटी का शेयर खड़ा हुआ है टाटा टेक। अंशुल भाई, ये जो आज की स्ट्रेंथ है ये आर्टिफिशियल है या इसमें कुछ सही में जान है? सर देखिए, जान आ जाएगी इसमें 720 रुपए के ऊपर। 717.45 का एक रेजिस्टेंस है, 720 करीब का दूसरा है। तो 720 रुपए के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, इसमें वापस से स्ट्रेंथ आ जाएगी। ऊपर में जो जर्नी इसकी थोड़ा सा लेट हो गई है, 764 803 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। तो मेरे पास पूरा का पूरा लॉन्ग पड़ा हुआ है। बाकी रिलायंस बेच के कैश आया है, वो कैश पड़ा हुआ है। या तो 720 के ऊपर ये क्लोज करे तो मैं इसको बाई कर लूंगा, या फिर अदानी ग्रीन में स्विच करूंगा। तो मेरे तो वॉच लिस्ट में, मतलब बाई लिस्ट में ही है। क्योंकि ऊपर से जो गिरावट आई है वीकली चार्ट पे आप देखेंगे, वॉल्यूम कहीं नहीं था, लेकिन नीचे से जो ऊपर गया था उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था। वही है कि वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके,
जब एक्यूमुलेशन कंप्लीट होगा तो एकदम से चलेगा, तो टाइम करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है सर, बट नॉनदलेस जाना उसको ऊपर ही है। जाना ऊपर है, तो इसके एक ब्रॉडर स्टॉप लॉसेस या सपोर्ट आप कहाँ देख रहे हो सर? टारगेट तो आपने एक इसके ऊपर तो आपने बताया कि 721 के ऊपर चलेगा तो ये अच्छा चलेगा, कहाँ तक लग रहा है आपको रेजिस्टेंस और कहाँ पे आपको इसके सपोर्ट लग रहे हैं? तो देखिए 690 695 नीचे नहीं तोड़ रहा है, अगर तोड़ता है तो 629 पे आपको फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं इसमें बाई ऑन डिप्स का प्लेयर हूँ, मतलब डिप के बाद जब पहला बुलिश रिएक्शन आता है, अब डिप आ चुकी है 690 तक की, बुलिश रिएक्शन 720 के ऊपर बनेगा। अगर पहले 690 तोड़ दिया तो 629 का अगला सपोर्ट है, वहां पे भी मैं बायर रहूंगा। ठीक है। अगला काउंटर रैलिस इंडिया। प्रशांत सर, आपका कोई एस्टीमेट या आपका कुछ इस शेयर के साथ अनुभव कि क्योंकि ये रैलिस में कोई भी रैली या गिरावट आती है वो रिजल्ट के सीजन पे आती है, फिर ये 2-3 महीने शांत पड़ा रहता है। अभी क्या लग रहा है सर रैलिस पर? देखो ओवरऑल मैंने देखा लास्ट 4-5 क्वार्टर में बहुत वॉलेटाइल नंबर्स आए हुए हैं इसको। अगर हम लोग लास्ट मार्च का देखते हैं तो 1% एबिटा मार्जिन से, उसके बाद 12%, 18%, फिर 8%, और लास्ट क्वार्टर जो Q4 अर्निंग्स था वो -5% के आसपास है। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू। मुझे लगता है कि ये काउंटर को थोड़ा सा ऑलरेडी भाग चुका है रिसेंटली, लास्ट अप्रैल से लेके अभी तक स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से भाग चुका है। तो इफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, आई थिंक अपसाइड इज लिमिटेड। सर क्या करें इसमें? नतीजों से पहले खरीदारी करें, बिकवाली करें, क्या करना है इसमें? बेटर टू बुक प्रॉफिट्स, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। ओके, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करें और निकल लें। ठीक है, रैलिस में एक राय मिल गई है। अब अगला काउंटर सर अदानी विल्मर। प्रशांत सर, इस पे अगर आपका कोई व्यू, क्योंकि मैंने बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट खंगाली एफएमसीजी की रिपोर्ट्स की जिन्होंने एफएमसीजी कवर किया हो, लेकिन एडब्ल्यूएल किसी ने कवर नहीं किया था। एटलीस्ट मैंने जो रिपोर्ट्स देखी उनमें तो नहीं था कवर। अदानी विल्मर सर, इसके भी 15 जुलाई को नतीजे आ रहे हैं, ये भी रिजल्ट्स वाला ही शेयर है सर, रिजल्ट्स के आसपास ही जागता है, अभी क्या करें? अदानी के ग्रुप के स्टॉक्स तो हमेशा रिजल्ट्स के आसपास 15 दिन 20 पहले दिन ही चलते हैं। तो ये भी आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आने की एक विजिबिलिटी दिख रही है, जिस तरीके से शेयर थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम एबिटा मार्जिन वाज ऑलमोस्ट लाइक 2%, तो बैक टू 4 to 5% अगर आने की कोशिश करेगा ये क्वार्टर में, तो इफ दैट इज ट्रू, सो देयर विल बी गुड एक्शन। स्टॉक कैन गो अबव इट्स 200 DMI व्हिच इज एट 285, तो शायद 284 300 भी टच कर दे अगर नंबर्स में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आता है। अगले काउंटर हैं दो, HDFC लाइफ और ICICI प्रू। इनके देखिए HDFC लाइफ के जो नंबर है वो 19.9% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने के लिए मिल सकती है और प्रॉफिट में करीब 3.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। इसके Q-on-Q रिजल्ट्स भी ठीक आएंगे, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल के वहीं पर रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको YOY ग्रोथ, जो कि हम स्क्रीन पर भी दिखा दें एक बार दर्शकों के लिए, 7.9% की ग्रोथ रेवेन्यू में और प्रॉफिट में करीब 7.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन Q-on-Q जो एस्टीमेट्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं। अंशुल जी, आपका इन दोनों काउंटर पर सर व्यू क्या है? क्योंकि चला तो अच्छा था ICICI प्रूडेंशियल, तो मैंने देखा कुछ दिनों से, क्योंकि इस पर एक हमारे महेश जी आते हैं, उन्होंने कॉल भी दिया हुआ है। ICICI प्रू और HDFC लाइफ, क्या लग रहा है सर आपको? सर ICICI प्रू तो ठीक ही लग रहा है, रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, बस काउंटर टिक जाए 685 के ऊपर टिक जाए तो इसमें अच्छी तेजी आ जाएगी। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो लॉन्ग 685 के ऊपर ज्यादा बेहतर बनेगा। और इस लॉन्ग का टारगेट सीधा सीधा ऑल टाइम हाई ही बनेगा, उसके पहले कोई बड़ा कोई एक मतलब ऑल टाइम हाई से जस्ट पहले एक रेजिस्टेंस है 775 का और ऑल टाइम हाई है 795 का, तो 775 795 की जोन पकड़ लीजिए। दूसरा HDFC लाइफ, इसमें तो हम वैसे भी बुलिश हैं। 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 744 पे, वहां से 820 तक गया था। करंट पुल बैक आपके लिए वापस से ब्रेकआउट रीटेस्ट हो सकता है, तो एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। स्टॉक बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर दोनों ठीक लग रहे हैं, होल्ड कर सकते हैं। प्रशांत सर, आप इनमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक HDFC बैंक का दोनों वैल्यूएशन वाइज तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है आज की तारीख में। मतलब दोनों में कोई बाई पोजीशन तो मेरे पास फंडामेंटली तो है नहीं है, और जिस तरीके से Q1 अर्निंग्स का जो मंथ ऑन मंथ अपडेट्स थे दोनों, मतलब HDFC लाइफ और ICICI प्रो दोनों के नंबर कुछ खास नहीं थे। इवन SBI डिड नॉट डू वेल इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन आना चाहिए।
एटलीस्ट ट्रेड एचडीएफसी लाइफ देखूंगा तो मुझे लगता है कि 700 720 तक अगर शेयर आता है तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे वहां पे बाइंग लगता है। तो टाइम बिंग इफ एवरीबॉडी हैज होल्डिंग इट तो बेटर टू सेल इट राइट नाउ एंड बाय लेटर। मार्केट तो गिरता ही जा रहा है। अंशुल जी, ये एक रिजल्ट और पहले मैं बात कर लेता हूँ। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि रेवेन्यू ग्रोथ 1% आएगी, 27% की प्रॉफिट ग्रोथ आएगी। इस पर सर चार्ट का आपका क्या व्यू बनना है जी? सर एचएससीएल में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था परसों के सेशन में 9 जुलाई को। तो ये स्टॉक ऑन द डिप्स, मतलब ब्रेकआउट के बाद 2 दिन से हल्का डिप ले रहा है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जब तक 480 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है इस स्टॉक में आपको अपमूव मिल सकती है समवेयर अराउंड 562 तक की। एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 554.40 तक की, 554.40 तक की अपसाइड मिल सकती है। मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है, हमने बाई दिया हुआ है परसों के सेशन में। ठीक है। प्रशांत सर, आपकी राय सर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर? आई थिंक केमिकल एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आना चाहिए, बट अगेन जिस तरीके से स्टॉक ने रिसेंटली एक 10 दिन पहले अच्छा वॉल्यूम से ग्रो हुआ है, तो किसी ने अगर ये अपॉर्चुनिटी लिया है टू 460 475 के आसपास, तो उनके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। आज के तारीख में 501 चल रहा है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 475 विच इज अगेन ए 50 डे डीएमआई। तो स्टॉप लॉस की तरह से होल्ड करना चाहिए रिजल्ट बेस्ड। ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके कि हमने एस्टीमेट्स पर बात की, इनके आउटलुक पर बात की, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार मंगल को जब इनके रिजल्ट्स होंगे तो रिजल्ट से पहले की आपके लिए रणनीति ऑलरेडी बन गई है, तो ये आपके काम आएगी। आप सोमवार मंगल को भी जब मार्केट ओपन होगा तो उस समय भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन लेवल्स को आप ध्यान में रख के अपने ट्रेड को संभाल सकते हैं। प्रशांत सर, कोई आपकी तरफ से स्पेशल कॉल जो आप शेयर करना चाहें सर हमारे दर्शकों के साथ? तो आई थिंक मॉस्चिफ टेक्नोलॉजीज एक छोटी कंपनी है जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि Q1 अर्निंग्स बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो 170 टू 175 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है मेरे एक मिड टर्म टारगेट्स के लिए। एटलीस्ट 200 220 तक मुझे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ और मैं स्टॉप लॉस 150 तक रख रहा हूँ। तो बेटर टू हैव ए स्मॉल ट्रेड ऑन दिस, तो मुझे बहुत बुलिश है। ठीक है। तो मॉस्चिप यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, के इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और सर ने इसमें बता दिए कि कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं और क्यों रखना है। प्रशांत सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं सर? सो ओवरऑल जो स्टॉक्स सर में डिस्कस किए थे वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के हिसाब से मेरे क्लाइंट्स को भी शायद मैंने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एंड प्लीज मेंटेन दिस स्टॉप लॉस और जिस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल पर्सनल पोजीशन तो इसमें है नहीं है, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।